हेलो दोस्तों। उम्मीद आप ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना। और इस चैप्टर के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की वजह से ही हमें पता चला था कि जो लाइट है, जो प्रकाश है बेटा, वो कण की तरह बिहेवियर प्रदर्शित करता है। अच्छे से डिटेल में आज समझेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से जो लाइट है वो किस तरीके से कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? अब हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की, कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साथ में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके साथ हम बात करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण या फिर प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, किस तरीके से प्लांक के आधार पर हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी। सही है। और ये व्याख्या किसने करी थी बेटा? आइंस्टीन ने। इसलिए उस समीकरण को क्या नाम दिया गया? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सन 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने देखा कि जब किसी मेटल की सरफेस पर, और मेटल भी वो लेनी है, धातु भी हमें वो लेनी है, धातु भी वो लेनी है बेटा जिसका आयनन विभव कम हो, जिसका आयनन विभव कम हो, जिसका आयनन विभव कम हो, राइट, वो मेटल्स लेनी है। ऐसी कौन कौन सी मेटल्स होती है? सीजियम होता है जिसका आयनन विभव बहुत कम होता है, रूबिडियम होता है, आरबी, पोटेशियम, ये मेटल्स यूज कर सकते हो आप। सोडियम भी ले सकते हो लेकिन उनका आयनन विभव ज्यादा होगा। लेकिन मेनली हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो सीजियम, रूबिडियम और पोटेशियम। तो इन्होंने देखा हेनरिक हर्ट्ज ने कि जब किसी धातु की सरफेस पर हम प्रकाश को आपतित करते हैं, लाइट को डालते हैं, तो क्या होता है बेटा? उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इजेक्ट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही इन्होंने क्या नाम दिया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। नॉर्मली अगर आप याद रखो, प्रकाश में फोटोन होते हैं, तो फोटोन का आना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन का आना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। 1880 में किसने दिया था बेटा? हेनरिक हर्ट्ज, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉनों के कारण एक धारा भी प्रवाहित होती है, इस धारा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। क्लियर है बात? तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या होते हैं। वो तो हम पूरा सिस्टम देखेंगे, फिलहाल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर सिस्टम भी बनाएंगे उसको। सन 1880 में हेनरिक हर्ट्ज ने बताया कि जब एक निश्चित वाला प्रकाश किरण पुंज कुछ धातुओं जैसे रूबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, लिख दिया मैंने सिंबल, आदि की सतह से टकराता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा, यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अतः किसी धातु की सतह से प्राबैंगनी प्रकाश, यानी कि उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालना है बेटा। प्राबैंगनी प्रकाश किरण पुंज के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, पूरा तरीके सिस्टम बनाएंगे। तो चलिए इसको अब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट लिया था, जो बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलता है और धारा का प्रवाह होता है, वो चेक करते। ध्यान से देखना बेटा। सेटअप को अच्छे से देखना। ये कांच की नली है,
इस तरीके से। ये कांच की बेटा नली है, जिसमें इन्होंने एक साइड रखा बेटा, ध्यान से समझना, एक साइड रखा एनोड। क्या रखा बेटा? एनोड। मान लीजिए एनोड है ये क्या है बेटा? ये एनोड, ये एनोड है बेटा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस पर कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। और दूसरी साइड रखा बेटा इन्होंने, दूसरी साइड रखा इन्होंने कैथोड। और कैथोड के ऊपर ही इन्होंने क्या लगाई बेटा? हाँ, कैथोड के ऊपर ही इन्होंने धातु की एक प्लेट लगाई। कैथोड के ऊपर क्या लगा बेटा? धातु की एक प्लेट। चेक कर लेते हैं अगर लग जाए तो। इस तरीके से देख सकते हो आप। ये एक धातु की बेटा क्या लगा दी हमने? एक प्लेट लगा दी, राइट। ध्यान से सुनते रहना। ये क्या है हमारा? ये है हमारा बेटा कैथोड। और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब इन इलेक्ट्रोडों को एक हाई वोल्टेज, एक बैटरी से कनेक्ट करा हमने, यहां से एक बैटरी से कनेक्ट करा। और ताकि यहां पर एक विश्लेषण देखा जाए तो एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया जी, गैल्वेनोमीटर, जिससे हमें धारा का पता चलेगा बेटा। और इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव को नेगेटिव सिरे से, बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव सिरे से, इस तरीके से। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से। अच्छा, अब जब मैंने इसको, ये क्या है बेटा? हमारा एक वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम कक्ष, निर्वात कक्ष बोल देते हैं हम। क्या बोल सकते हैं इसको हम? निर्वात कक्ष। ये गैल्वेनोमीटर है जिसमें धारा मापी जाती है। अच्छा, अब क्या होगा जब मैं यहां पर बेटा क्या करूंगा? प्रकाश को आपतित करूंगा, प्रकाश को आपतित करूंगा। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? लाइट को आपतित कर रहा हूं। जब मैं यहां से क्या करूंगा? प्रकाश को आपतित करूंगा, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। तो जैसे मैं लाइट डालूंगा, तो जब मैंने लाइट कम आवृत्ति की डाली, समझना बात को, जैसे मैंने लाइट बेटा कम आवृत्ति की डाली, कम आवृत्ति की डाली, तो यहां से धारा का कोई विश्लेषण नहीं हुआ, कोई धारा नहीं दिखी हमें गैल्वेनोमीटर में। जब हमने कम आवृत्ति की क्या डाली बेटा? लाइट डाली, यानी कि जिसकी लाइट कम, सॉरी, जिसकी आवृत्ति कम थी, जब मैंने वो लाइट इस धातु की सरफेस पे डाली, तो यहां धारा में हमें कोई, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई विश्लेषण नहीं दिखा, कोई यूनिट नहीं दिखी, कोई इकाई नहीं दिखी, मतलब यहां पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसका मतलब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कुछ भी इलेक्ट्रॉन बेटा नहीं निकला। अब मैं धीरे धीरे आवृत्ति को बढ़ाता जा रहा हूं, और जब आवृत्ति बढ़ाते बढ़ाते ये पराबैंगनी क्षेत्र में आ गया, पराबैंगनी क्षेत्र, यूवी लाइट, यूवी लाइट पराबैंगनी क्षेत्र में आ गया, तो यहां से एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल गए, एकदम से क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन निकले और गति करने लगे इस तरीके से। और जैसे इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, तो यहां पर एकदम हमें गैल्वेनोमीटर में धारा दिखी, धारा का फ्लो होने लगा। हमें दिखा यहाँ पर कुछ धारा के बहने लगी, धारा यानी कि 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, इस तरीके से हमें यहाँ पर धारा दिखने लगी बेटा। अब पता चला कि जैसे मैं मतलब इस पर लाइट डालता हूं, तो लाइट ऐसी होनी चाहिए जो एक उचित आवृत्ति की हो, उचित आवृत्ति होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक हो। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो हम लाइट डाल रहे हैं वो कौन सी डाल रहे हैं? पराबैंगनी क्षेत्र की डाल रहे हैं, ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। एकदम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और धारा का प्रवाह हो जाएगा, धारा दिखने लगेगी। अच्छा,
अभी समझते रहे ना बात को। ये सिस्टम हमारा देखा। अब जो हेनरिक हर्ट्ज थे, इन्होंने कहा कि जब किसी धातु की सरफेस पर आप आपतित प्रकाश डालते हो, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसी प्रभाव को इन्होंने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इन्होंने इसके बेसिस पर तीन बातें कही। तीन बातें मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूं। इन्होंने कहा ये जो प्रकाश डाला जा रहा है, आपतित प्रकाश डाला जा रहा है, मान लीजिए एक मेटल की सरफेस है, ये मान लो एक मेटल की सरफेस है बेटा। अब यहां से जैसे मैं लाइट डालूंगा इस पे, मैं जैसे लाइट डालूंगा इस पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था, मान लीजिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए, मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए। अब मैंने डाला, ये जो लाइट डाली है, ये जो लाइट डाली है, प्रकाश डाला है, समझ रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसकी जो ऊर्जा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा? नहीं निकाल पाएगा। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखेगा। तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? कम से कम तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवृत्ति है, मान लीजिए 3 आवृत्ति कह दो, 3 हर्ट्ज कह दो, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना कह के 3 हर्ट्ज कह दो, आवृत्ति ले लो। जब हम आवृत्ति की बात कर रहे हैं, यहां भी आवृत्ति ले लो। तो मुझे कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो प्रकाश की आवृत्ति होगी वो कम से कम कितनी चाहिए? 3 हर्ट्ज की। डाली कितने की? 2 की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब कब दिखेगा? जब मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूंगा? 3 हर्ट्ज की आवृत्ति दूंगा। और जब मैं इस आवृत्ति का प्रकाश डालूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस सरफेस के ऊपर आ जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा। इस आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, जिसे डिनोट किया जाता है बेटा न्यू नॉट से, यानी कि वो न्यूनतम आवृत्ति, वो कम से कम आवृत्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसी को क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति पर जो तरंगदैर्घ्य होगी, देहली आवृत्ति पर जो तरंगदैर्घ्य होगी, तरंगदैर्घ्य ये, जिसे मैं यहां कहूंगा लैम्डा नोट, उसको हम कहेंगे बेटा देहली तरंगदैर्घ्य। क्या कहेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य। समझ रहे बात को? देहली आवृत्ति पर जो तरंगदैर्घ्य होगी उसे हम क्या कहेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम वो आवृत्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसी आवृत्ति को हमने क्या नाम दिया बेटा? देहली आवृत्ति दिया। तो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? देहली आवृत्ति। अभी सुनते रहो। अब मैंने क्या करा, निकालने के लिए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, हमने यहां पर दे दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, 10 हर्ट्ज दे दी आवृत्ति। जैसे मैं 10 हर्ट्ज आवृत्ति देता हूं, 10 हर्ट्ज आवृत्ति देता हूं, तो क्या हुआ? 3 तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में चली गई भाई, बोलो 3 तो क्या चली गई बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में चली गई। बाकी 7 जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ा देगी? गतिज ऊर्जा। क्या बढ़ा देगी? गतिज ऊर्जा। तो 7 आवृत्ति का जो ऊर्जा थी, 7 आवृत्ति जो बाकी बची थी, वो आवृत्ति इस इलेक्ट्रॉन की क्या करेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ाने के काम आएगी। तो ऐसे ही कुछ और एक्सपेरिमेंट भी देखे। यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है बेटा। कितनी बातें? 2 बातें फिलहाल। एक तो आपको बताओ आवृत्ति के बारे में, क्योंकि लाइट पढ़ रहे हैं। एक तो आपको बताओ फ्रीक्वेंसी के बारे में, और दूसरी आपको बताओ बेटा आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति के बारे में, इंटेंसिटी। अगर मैं आवृत्ति की बात करूं, आवृत्ति की बात करूं, समझते रहना बेटा। तो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है? अगर मैं बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति में फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है।
फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। ये बात दिमाग में डाल लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आवृत्ति में क्या होती है, अगर मैं आवृत्ति को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं आवृत्ति को बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो आवृत्ति बढ़ने से क्या होगा बेटा, फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, फोटोन की संख्या नहीं बढ़ेगी। फोटोन की संख्या नहीं बढ़ती। आ रही कुछ बात समझ में बेटा? जब मैं आवृत्ति बढ़ाता हूं तो क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, फोटोन की संख्या नहीं बढ़ती। फोटोन की संख्या नहीं बढ़ती, फोटोन की ऊर्जा बढ़ रही है। तो अगर मैं आवृत्ति बढ़ाता जा रहा हूं मतलब फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाता जा रहा हूं। अगर 10 फोटोन है तो बाद में भी 10 ही फोटोन रहेंगे, बस उन फोटोन की क्या बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे पास बेटा तीव्रता। तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता में क्या होता है, तीव्रता में क्या होता है बेटा, तीव्रता में हाँ, फोटोन की संख्या बढ़ती है, फोटोन की संख्या बढ़ती है। यहां पर फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की ऊर्जा समान रहेगी। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा समान रहती है। प्रैक्टिकली अगर देखें, प्रैक्टिकली अगर देखें तो आप एक एलईडी के सामने बैठे हो, मतलब ये एक एलईडी है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो आवृत्ति क्या होती है, जब आप चैनल बदलते हो तो चैनल बदलने से कलर चेंज होते हैं, और कलर चेंज होने से बेटा क्या होता है, उन फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन सेम रहते हैं। जैसे मैं इसमें मान लीजिए अगर कलर बढ़ा दूं, देख सकते हो अगर मैं कलर चेंज करूं, अभी आप देखना अच्छे से, मैंने एक कलर कर दिया तो आपको फील हुआ होगा कि आंखों पे चोंच ज्यादा लग गई या कुछ इस तरह का फील। तो एनर्जी, कलर चेंज होने से बेटा क्या हो रहा है, आवृत्ति चेंज हो रही है। आवृत्ति मतलब फोटोन की ऊर्जा बढ़ रही है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ रही है, फिर फोटोन की ऊर्जा घट रही है। क्लियर है बात? हाँ, इसमें ध्यान रखना फोटोन की संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा। अगर मैं और दूसरा कलर लूं तो अलग फील हो रहा होगा, और दूसरा लूंगा तो अलग फील होगा, कलर अलग अलग कलर लेंगे तो अलग फील होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही होगी बात आपको? अच्छा, दूसरा ये तो था हमारे पास, ये फिनोमिना था तो आवृत्ति का। अगर मैं बात करूं बेटा, इसी चीज को समझना, अगर मैं बात करूं बेटा तीव्रता की, तो तीव्रता में क्या होता है, ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस। हाँ, ब्राइटनेस अगर जब हम बढ़ाएंगे तो चेक करो, ब्राइटनेस अभी तो घटा दी, अभी मैंने ब्राइटनेस क्या कर दी, घटा दी। घटाने से तीव्रता घटा रहा हूं, और जब मैं तीव्रता घटा रहा हूं तो फोटोन की संख्या को घटा रहा हूं। फोटोन की ऊर्जा समान रहेगी, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस फोटोन की संख्या घटा दी मैंने। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी आवृत्ति को बढ़ाऊंगा, तीव्रता को बढ़ाऊंगा। तो जैसे तीव्रता बढ़ा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो वैसे वैसे क्या होगा बेटा, तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गए। तो ये दो बात आपको पता होना चाहिए। अब इससे क्या पता चलेगा एक्सपेरिमेंट में, इससे क्या पता चलेगा, इससे समझो अब बात को, इससे क्या पता चलता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जब मैं यहां पर लाइट की तीव्रता बढ़ाता हूं, तो लाइट की तीव्रता बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, फोटोन की संख्या बढ़ जाती है। अब वो जो एक फोटोन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आता है। अब मैंने पहले 10 फोटोन थे, फिर 100 कर दिए, तो 100 फोटोन तो 100 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे धारा उतनी बढ़ जाएगी। तो जब मैंने आवृत्ति तीव्रता को बढ़ाया, लाइट की तीव्रता को बढ़ाया, तो मैंने फोटॉन्स बढ़ाए, और फोटोन बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से धारा का प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि तीव्रता बढ़ाने से धारा बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ी थी ना, तीव्रता बढ़ाने से इस गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं होने वाला, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा तो समान है ना। फोटोन की ऊर्जा क्या है, समान है। मान लीजिए एक फोटोन की ऊर्जा 10 है, तो 7 आवृत्ति से तो बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी 7 होगी ना।
समझ पा रहे हो? अब दूसरी चीज मैं यहां पर बढ़ा रहा हूं आवृत्ति। आवृत्ति बढ़ाने से, आवृत्ति इंक्रीज करने से क्या होगा, आवृत्ति जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो यहां पर मैं फोटोन की ऊर्जा बढ़ा रहा हूं, 10 से 20 कर रहा हूं, फोटोन सेम है, बस ऊर्जा बढ़ाई फोटोन की। तो जब मैंने ऊर्जा बढ़ाई फोटोन की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही निकले, तो धारा में तो कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं, बस इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ गई बेटा, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो आवृत्ति बढ़ाने से धारा में कोई प्रभाव नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं होता, क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिससे धारा बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कुछ पोस्टुलेट थे। इसके बाद आगे अब हम पॉइंट्स देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट, चाहे तो आप वो देख सकते हो चाहे ये देख सकते हो, बात तो एक ही है। ये हमारा एमीटर है बेटा, धारा मापिए हमारा, ये क्या है हमारा एमीटर है, राइट। ये हमारा डिटेक्टर है, सॉरी डिटेक्टर। ये क्या है बेटा, हमारी लाइट है, प्रकाश है, ये प्रकाश है। ओके, यहां से हमारे पास क्या निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आप भी दिखा सकते हो, और इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या है, मेटल की, धातु की सरफेस है, धातु का पृष्ठ है, धातु का पृष्ठ है जिस पर लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन निकले, राइट। और ये धातु का जो पृष्ठ है वो किसका काम कर रहा होगा बेटा, कैथोड का काम कर रहा होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो डिटेक्टर है वो किसका काम कर रहा होगा, एनोड का काम कर रहा होगा जिस पर आपने देखा भी है, एंड ये नीचे पॉजिटिव, नीचे क्या है पॉजिटिव। और ये जो कांच की नली है कैसी, हमारे पास वैक्यूम चैम्बर है, यानी कि निर्वात कक्ष है, निर्वात कक्ष है। तो ये बनाओ या वो बनाओ, बात एक ही है। और ये हमारी बैटरी है, क्लियर है बात, बना लोगे। अब चलिए हम इसके कुछ पोस्टुलेट पे, यानी कि ऑब्जर्वेशन पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या क्या देखा उन्होंने, पहली बात चेक करो बेटा, पहली बात क्या कहता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने, उनके इलेक्ट्रॉन निकलने के उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, कम से कम एनर्जी चाहिए ना। जैसे मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो कम से कम इतनी तो देनी पड़ेगी। तो इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। और तथा ध्यान सुनो, ऊर्जा के लिए आवश्यक आवृत्ति, जो उसकी एनर्जी होगी, जो आवृत्ति होगी, वो जो मिनिमम आवृत्ति होगी उसी को हम क्या कहेंगे, दहली आवृत्ति, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अच्छा, अतः दहली आवृत्ति से कम, अगर दहली आवृत्ति से कम हमारे पास आवृत्ति होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। ये बात मैं बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है, वो आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। आपतित विकिरण जो है ना, उस पर डिपेंड करेगी गतिज ऊर्जा। मैं बता रहा था भाई, आवृत्ति जितनी बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ जाएगी, आवृत्ति जितनी घटाओगे गतिज ऊर्जा उतनी घट जाएगी। आवृत्ति पे डिपेंड करेगी, ना कि आपतित विकिरण की तीव्रता पर। यही बात तो मैं बता रहा था भाई, जो गतिज ऊर्जा है ना वो आवृत्ति पे डिपेंड करती है, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती। मैंने तीव्रता भी समझाई, तीव्रता मतलब फोटॉन्स की संख्या को बढ़ा देना, और आवृत्ति मतलब फोटोन की ऊर्जा को बढ़ा देना। ऊर्जा बढ़ेगी तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गए, बाकी जो 7 बचे थे वो क्या बढ़ा देंगे, उसकी गति ऊर्जा को बढ़ा देंगे। अगर मैं 20 कर दूं इसकी आवृत्ति, 20 मतलब इसकी ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं, आवृत्ति बढ़ा रहा हूं तो ऊर्जा बढ़ा रहा हूं, समझो बात। तो 20 अगर कर दी तो 3 तो इलेक्ट्रॉन को निकालने, बाकी 17 किस में जाएगी, गतिज ऊर्जा में जाएगी।
तो आवृत्ति जितनी बढ़ेगी गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी, आवृत्ति जितनी घटेगी गतिज ऊर्जा उतनी घटेगी, तीव्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? चलते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, तीसरा पॉइंट, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उनकी संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। जो धातु की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पे डिपेंड करेगी? तीव्रता पे। मैंने बताया ना, फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी तो उसकी तीव्रता, फोटोन की तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, और जब फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अच्छा, ना कि उसकी आवृत्ति पर, आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करेगी। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जब धातु से प्रकाश डालोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो किस पे डिपेंड करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है, उसकी आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आ गई? अब यहां से आप एक चीज समझ लो, यहां से आप एक बात समझ लो, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं ग्राफ, कि मेरे पास ये अगर बेटा गतिज ऊर्जा है इस, और यहां पर मैं ले रहा हूं आवृत्ति, तो गतिज ऊर्जा आवृत्ति पे कैसे डिपेंड करेगी? तो मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो हमारे पास दहली आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो रही है। अब दहली आवृत्ति के बाद जितनी भी आवृत्ति दूंगा वो सारी की सारी आवृत्ति इस इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ाने में जाएगी। तो जैसे आवृत्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी गति ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट पर क्या है बेटा? इस पॉइंट पर क्या है? हमारी दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति। क्लियर है बात? ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं यहां बात करूं गतिज ऊर्जा, और यहां बात की जाए अगर तीव्रता की, इंटेंसिटी की, तो भाई गतिज ऊर्जा, सुन रहे हो भाई, जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पे निर्भर नहीं करेगी। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगी आप तीव्रता कितनी बढ़ाओ कितनी घटाओ, गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी, गति ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये जो था कि जैसे हमने लाइट की तीव्रता बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जैसे हमने आवृत्ति बढ़ाई तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई। इस चीज को जो हेनरिक हर्ट्ज थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो सही से समझा नहीं पाए। इसी चीज को 1905 में आइंस्टीन ने समझाया, और 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज भी इसी चीज के लिए मिला। आई थिंक शायद 1921 में या 1923 में नोबेल प्राइज दिया गया आइंस्टीन को। तो इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो सबसे पहले खोज की थी वो तो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, लेकिन जो क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है? आइंस्टीन को जाता है। जो अच्छा एक्सप्लेन करा, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, वो किसने करा था? आइंस्टीन ने करा था। किसको बेस मान के करा? प्लांक क्वांटम सिद्धांत को बेस मान के, प्लांक को बेस मान के करा। तो अब वही चीज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। देखिए, प्लांक क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, और ये व्याख्या किसने करी बेटा? आइंस्टीन ने करी 1905 में। इन्होंने कहा, जो प्लांक कहते थे कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में ट्रैवल करता है, तो इन्होंने भी, आइंस्टीन ने कहा कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में ट्रैवल करेगा, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलेगा, और इन्होंने इस पैकेट का नाम रखा फोटोन, जबकि प्लांक ने रखा था क्वांटा। लेकिन हमारे पास आइंस्टीन ने इनका क्वांटा का नाम क्या रखा? फोटोन, के ये फोटोन है। और इन्होंने कहा एक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, वो है एच न्यू। हर फोटोन के अपने पास एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को इन्होंने कहा कि कितनी होती है बेटा? ई बराबर एच न्यू, जहां एच प्लांक स्थिरांक है और न्यू हमारे पास आवृत्ति है। न्यू क्या है बेटा? आवृत्ति। और इसी चीज को बेस मानते हुए ये आगे बढ़े। अब हम निकालने वाले हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, तो इस चीज को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की, जिसके
जिसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। इन पैकेटों को फोटोन कहते हैं। इन फोटोनों में अपनी ऊर्जा होती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है बेटा? h न्यू होती है। जहां न्यू हमारे पास क्या है? प्रकाश की आवृत्ति, तथा h क्या है बेटा? प्लांक नियतांक। क्लियर है बात? अच्छा, अब आगे देखो। आइंस्टीन ने यह बताया कि जब कोई फोटोन किसी धातु की सरफेस पर गिरता है तो उस फोटोन की ऊर्जा सतह के केवल एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होती है। मतलब जब कोई फोटोन गिर रहा है तो वो एक फोटोन जो है वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज हो रहा है, यानी कि उसकी जो ऊर्जा है वो केवल एक फोटोन के द्वारा अवशोषित हो रही है। तभी तो कहते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं। आवृत्ति बढ़ाओगे, आवृत्ति बढ़ाओगे तो फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी, फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तभी तो बताया था मैंने ये बात। अच्छा, यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का कुछ भाग तो सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकालने में, तथा शेष ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर आगे बढ़ते। तो इस ऊर्जा का, जो फोटोन ने ऊर्जा दी है, इस ऊर्जा का कुछ भाग तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में खर्च होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगा, और बाकी का भाग इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च होगा। चलिए अब हम इसी को समझते हैं। आगे देखिए बेटा, यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति न्यू नॉट से अधिक हो, अगर आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति न्यू नॉट से अधिक है, अच्छा, तो फोटोन की ऊर्जा भी दहली ऊर्जा से अधिक होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि जो आवृत्ति होती है वो ऊर्जा के समानुपाती होती है। इस अवस्था में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। भाई अगर समझो बात को, अगर मेरे पास जो दहली आवृत्ति है वो फोटोन की आवृत्ति से ज्यादा है, यानी कि वो जो आप फोटोन डाल रहे हो वो कम है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा आवृत्ति चाहिए। मतलब समझो बात को, ये एक प्लेट है, ये वाली प्लेट, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जो दहली आवृत्ति है वो न्यू नॉट है। कितना है? न्यू नॉट। मतलब इतनी तो चाहिए भाई आपको, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यू नॉट चाहिए। न्यू नॉट कितना है? मान लीजिए न्यू नॉट कितना, मान लीजिए 5 हर्ट्ज है। मानने में क्या जा रहा है? मान लो 5 हर्ट्ज। और आपने जो फोटोन डाला, आपतित फोटोन जो डाला वो एच न्यू का डाला, और यहां पर न्यू कितना है? मान लीजिए न्यू कितना है? 2 है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा वो? न्यू नॉट तो ज्यादा है ना, न्यू कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता भाई। तो कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए? समझो बात को, वो जो आपतित फोटोन है उसकी आवृत्ति ज्यादा हो। किससे? दहली आवृत्ति से। दहली आवृत्ति क्या होती है? वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। कम से कम तो भाई 5 हर्ट्ज चाहिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। हाँ, कम से कम 5 हर्ट्ज से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बस इसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन इसमें कोई गति नहीं होगी। समझ रहे हो? तो वो जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसे निकालने के लिए जो आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसी को दहली आवृत्ति कहते हैं बेटा। अच्छा, चलिए अब मैं आपको अच्छा समझाता हूं। अब ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनना बेटा। ये एक मेटल का टुकड़ा है, जब मैंने इसके ऊपर आपतित प्रकाश डाला तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये जो आपतित प्रकाश है वो एच न्यू है। फोटोन की ऊर्जा तो एच न्यू होती है ना, तो मैंने एच न्यू ऊर्जा डाली। अब ये जो एच न्यू है ये कहां कहां खर्च हुई? एक तो भाई खर्च हुई इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे बोलते हैं एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट, इतनी एनर्जी तो चाहिए मिनिमम, और इस मिनिमम ऊर्जा को बोलते हैं कार्यफलन। कार्यफलन, कार्यफलन मतलब फाई, फाई से डिनोट करते हैं।
कार्यफलन एच न्यू नॉट बराबर किसके होता है बेटा, कार्यफलन फाइव के होता है। इतनी तो चाहिए। अच्छा, और किस में कन्वर्ट हुई, इसकी गति बढ़ाने में, तो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी। बस यही समीकरण दी कि हमारे पास जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है, आपतित फोटोन की ऊर्जा वो बराबर होगा दहली ऊर्जा। खर्च कहां हो रही है, एक तो दहली ऊर्जा में और प्लस गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा भी तो बढ़ाएगी वो इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति आप दे रहे हो। अच्छा, ऊर्जा कितनी दी बेटा आपने, एच न्यू दी। और ये एच न्यू कहां खर्च हुई, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसे एच न्यू नॉट बोलते हैं। एच न्यू नॉट वर्क साई भी लिख सकता हूं मैं यहां पर, कार्यफलन साई, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी, लो जी काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये बात समझ में आ रही हो, ये खर्च हो रही है हमारे पास। अच्छा, अब मुझे यहां से निकालना है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, आपको बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी जब निकालनी है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके बेटा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। अच्छा, अब यहां से दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा एच, तो एच बाहर ले लेते हैं, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं न्यू माइनस न्यू नॉट। ले सकता हूं क्या भाई, जहां जहां बोल सकते हो कि जो न्यू नॉट है, जहां मैं कह सकता हूं, जहां जहां न्यू तो है आपतित फोटोन की आवृत्ति, जो हमने लाइट को आपतित करा, इसे समीकरण एक कह दो। अच्छा, न्यू नॉट क्या है बेटा, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम चाहिए, वो आवृत्ति। अच्छा, एच क्या है बेटा, एच प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक। ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं चूंकि न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर होता है बेटा सी अपॉन लैम्डा के। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अगर न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा है, तो न्यू नॉट बराबर क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट बराबर क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट। सी न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति, तो लैम्डा नॉट क्या होगा, दहली तरंग दैर्ध्य। क्लियर बात। मैं पुट कर सकता हूं समीकरण एक से, समीकरण एक से चेक करो भाई, ये रहा कहां, ये रहा समीकरण एक। यहां पे रखो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा माइनस न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो रखो वैल्यू, रखो भाई। तो यहां पर होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब इनके पास हमारे पास क्या कॉमन है बेटा, सी, सी बाहर ले लो, तो एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। समीकरण दो, जहां जहां लैम्डा नोट क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य, दहली तरंग दैर्ध्य। और लैम्डा क्या है बेटा, आपतित, आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य। आपतित फोटोन की बेटा तरंग। और ये जो समीकरण दो है, इसी समीकरण दो को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। समीकरण दो, समीकरण दो
क्या कहलाती है? आइंस्टीन की आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाती है। समीकरण कहलाती है। पता ही है आपको, ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात बेटा? तो कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है? हमारे पास एक बात ध्यान रखना, वो बात ध्यान रखना ये है कि ये जो कार्यफलन है ये जितना कम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर हमारे पास मिनिमम एनर्जी जितनी कम होगी, ये ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतनी जल्दी शो करेगा। तो कार्यफलन जितना कम होता है, साई की वैल्यू जितनी कम होती है, यानी कि एच न्यू नॉट जितना कम होता है, यानी कि दैलीय ऊर्जा जितनी कम होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में भी और सारी चीजों के बारे में। अब ये कण की प्रकृति कैसे शो करता है, क्योंकि ये बात अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी कि जब हमने लाइट डाली तो यहां से तीव्रता बढ़ाई जब लाइट की, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बढ़ रही है जब मैं आवृत्ति बढ़ा रहा हूं। और जब मैं तीव्रता बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आ रहा। और जब मैं आवृत्ति बढ़ा रहा हूं बेटा, तो आवृत्ति बढ़ने से क्या हो रहा है, फोटोन की इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ रही। तो ये इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा था। तो इन्होंने ये जो बताया, इन्होंने कहा कि जो प्लांक ने कहा था जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है, यानी कि लाइट एक कण है। तो इन्होंने लाइट की प्रकृति को कण माना और तब कहा कि भाई जो लाइट जब छोटे छोटे पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है वो उसका एक पैकेट ही फोटोन है, उसका एक पैकेट ही क्या है बेटा, फोटोन है। तो जब मैं लाइट की तीव्रता बढ़ाता हूं तो फोटोन की संख्या बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, गति ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आता। और जब आवृत्ति बढ़ाता हूं तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं आता। तो इस बात से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये प्रूफ हो गया कि जो लाइट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, कण की तरह बिहेव करती है। समझ में आ गई होगी। अब आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। 5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 मोल फोटोन की ऊर्जा निकालनी है मुझे, तो पहले 1 फोटोन की ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। दिया है उसने हमें क्या दिया है बेटा, आवृत्ति दे दी न्यू दे दिया हमें कितना, 5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज। प्लांक स्थिरांक भी चाहिए हमें, h 6.626 गुना 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड ये होता है। अब एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है बेटा h न्यू। एक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, E बराबर h न्यू के। होता है नहीं होता है, आप ही बताओ। तो मेरे पास एच बी और न्यू भी है, तो E बराबर होगा h कितना हमारे पास 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 राइट, और गुना आवृत्ति न्यू कितना है 5 गुना 10 की पावर 14। क्लियर है? अच्छा अब ध्यान से समझना, जब मैं इसकी और इसकी गुना करता हूं तो E कितना आएगा हमारे पास, E कितना आएगा ये मात्रक ले लेते हैं, यहां पर हर्ट्ज हर्ट्ज होता है बेटा हमारे पास, हर्ट्ज का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, या 1/2 भी लिख सकता हूं मैं, जूल इंटू सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा तो जूल बचेगा। अच्छा, जब मैं इसकी और इसकी गुना करेंगे तो 6×5 = 30, 6×5 = 30, तो 3.33 गुना 10 की पावर -19 जूल ये बच जाएगा। एक फोटोन की ऊर्जा, लेकिन हमें निकालना है 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। अगर 1 फोटोन की ऊर्जा इतनी है तो 1 मोल की ऊर्जा कितनी होगी, 1 मोल से गुना कर देंगे। तो अब मैं कह रहा हूं 1 मोल आगे चलते हैं, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा
1 मोल फोटोन की ऊर्जा। एक मोल फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होगी? बराबर होगी 1 फोटोन की ऊर्जा, 1 फोटोन की ऊर्जा गुना 1 मोल, 1 मोल से गुना करूंगा। अब 1 फोटोन की ऊर्जा तो है 3.3 गुना 10 की पावर माइनस के 19 जूल गुना 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023, 6.023 गुना 10 की पावर 23, इसके बराबर होता है 1 मोल। आप जानते होंगे। तो जब मैं इसकी और इसकी कैलकुलेशन करूंगा, इसकी और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 18.18 गुना 10 की पावर 4, एक पॉइंट इधर खिसका दो तो 1.818 इंटू 10 टू पावर आई थिंक शायद कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो रही है, चेक कर लेते हैं बेटा। मुझे क्या करना है? 3 गुना 3 की गुना करनी है 6.0, 6 से कर दो, बस शॉर्ट कैलकुलेशन करते हैं ना। 3.3 की गुना कर दो 6 से, 6 से करोगे 6 छतिया 18 का 8 का सिल्को 1, 6 18 और 1 19.1, तो यह आया बेटा 19.8। अच्छा 23 और में से आप घटा दो 19 तो 10 की पावर 4, ये आ गया। इतने हमारे पास जूल प्रति मोल होगी, इतनी जूल प्रति मोल, जूल इंटू मोल इतनी होगी 19.8 गुना 10 की पावर 4 जूल इंटू मोल। ये जूल और ये मोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कर लोगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर कॉन्सेप्ट आपसे अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।